हेलो एवरीवन, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल SBM स्टडी ग्रो में स्वागत है। तो आप सभी को आज मकर संक्रांति की हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंस का जो पहला बुक होता है भौतिकी यानी फिजिक्स का। 10 क्लास का पहला जो भौतिकी बुक है उसका पहला जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके विषय में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहला जो है आपका हेडिंग दिख रहा होगा, प्रकाश यानी लाइट किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन आप इस तरह से दे सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है, यह एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधे को सूर्य का प्रकाश अगर नहीं मिलता है तो उसमें क्या होता है, उसमें कमजोरी उत्पन्न होने लगता है और उसमें धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, वो मुरझाने लगते हैं। मतलब कि उसका हालत बेहालत की तरह होने लगता है। ठीक है, पुनः उसे सूर्य का प्रकाश अगर फिर से मिलता है तो कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधे अपने आप में डेवलप करने लगते हैं। तो आप तो इसको समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट आता है आपका प्रकाश स्रोत। तो इसका डिफिनेशन आप इस तरह से दे सकते हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे ही प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, जैसे में सूर्य, तारे आदि, मतलब सूर्य तारे सब क्या है, खुद से प्रकाश देते हैं। ये जो है प्राकृतिक चीज है। ठीक है, तो जो खुद से प्रकाश दे उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है कि प्रदीप्त वस्तु मतलब लिमिनस। ठीक है, तो लिमिनस के बारे में समझेंगे। इसका परिभाषा इस तरह से आप दे सकते हैं, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे ही प्रदीप्त वस्तु कहते हैं या लिमिनस कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं बिजली का जलता हुआ बल्ब, ठीक है, जलती मोमबत्ती, जलता हुआ टॉर्च, सूर्य भी क्या है, एक प्रदीप्त वस्तु का ही उदाहरण है। ठीक है, जैसे आप बात कर ले हम लोग तो प्राकृतिक में आपका सूर्य आ जाते हैं, लेकिन उसी चीज को मतलब कि प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए मानव निर्मित में जो चीज बनाया जाता है उसका नाम रखा गया है क्या, प्रदीप्त वस्तु, जिसमें से आपका ये सब सारे चीज आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अप्रदीप्त वस्तु, मतलब क्या कि इसके अपोजिट। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बात कर ले तो नॉन लेमिनस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे ही अप्रदीप्त वस्तु या नॉन लेमिनस कहते हैं। ठीक है, जैसे टेबल, कुर्सी, पंखे, पुस्तक, पेन आदि, ये सब सारी चीज क्या होते हैं, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, इसको आप समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट आता है आपका प्रकीर्णन। इंग्लिश में बात कर ले तो स्कैटरिंग कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, सूर्य का प्रकाश सूक्ष्म कणों जैसे वायु के अणुओं पर पड़ता है तो वह प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। अवशोषित करने के बाद उसे फिर चारों तरफ फैला देती है। इसी क्रिया को ही प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे मैं इसको समझेंगे कि दिन में हम लोग किसी कमरे के अंदर किसी भी चीज को देख पाते हैं, उसका मेन वजह होता है ये प्रकीर्णन। ठीक है, जैसे कि जो भी प्रकाश को उत्सर्जित करता है तो उससे क्या करते हैं, छोटे छोटे अणु सारे क्या करते हैं, चारों तरफ छितरा देते हैं। तो छितराने से मतलब जो वस्तु पे सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पड़ता है वो वस्तु भी हम लोगों को दिखाई देने लगता है। इसका कारण यही है कि प्रकीर्णन की वजह से हम लोग क्या करते हैं, उस वस्तु को भी देख पाते हैं। ठीक है, समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट आता है आपका 3 नंबर है प्रकाश की किरण। इसे इंग्लिश में इसे हम लोग बोलते हैं रे ऑफ लाइट। ठीक है, इसका परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं, एक सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को ही प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, जैसा कि देखिए सूर्य है, सूर्य से जो प्रकाश निकलता है क्या हो रहा है, सीधे की तरफ बढ़ रहा है, मतलब सीधे वाले निकल रहा है, तो जो निकल रहा है क्या हो गया, आपका किरण हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये तो समझ गए कि सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका किरण पुंज। इसको हम लोग इंग्लिश में बीम बोलते हैं। ठीक है, इसका बात कर लेते हैं। तो प्रकाश की किरणों के समूह को बीम कहते हैं, यानी जो है यहाँ पे एक था, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, समूह में जो प्रकाश चलेंगे उसी को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है अपसारी किरण पुंज, इसे इंग्लिश में हम लोग डाइवर्जिंग बीम बोलते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन आप इस तरह से दे सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलते चली जाती है उसे ही अपसारी किरण पुंज या डाइवर्जिंग बीम कहते हैं। ठीक है,
मतलब एक बिंदु से क्या होगा, प्रकाश निकल रहा है, चारों तरफ फैलेगा, तो फैलने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट आता है आपका समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज को इंग्लिश में पैरेलल बीम बोलते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है उसे ही समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जितना भी रेखा के प्रकाश देख रहे हैं, मतलब कि तीर का निशानी इस तरफ क्या है, प्रकाश उधर से आ रहे हैं, सभी क्या है, एक तरफ मतलब एक दूसरे के बराबर है, मतलब समांतर है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज या पैरेलल बीम बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका अभिसारी किरण पुंज। इसको इंग्लिश में कन्वर्जिंग बीम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी एक निश्चित बिंदु पर आती है या आती हुई प्रतीत होती है उसे ही अभिसारी किरण पुंज यानी कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि कुछ पदार्थ इस प्रकार होते हैं, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि बहुत सारे मतलब कि पदार्थ हैं जिसमें सूर्य का प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसमें पार तो करता है लेकिन पूरा प्रकाश नहीं पार कर पाता है, कुछ ही भाग पार करता है। ठीक है, इस तरह से और भी आगे आता है, जैसे कि कुछ ऐसे भी वस्तु हैं जिसमें सूर्य का प्रकाश नहीं पार कर पाता है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला आता है पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन आप इस तरह से दे सकते हैं कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं उसे ही ट्रांसपेरेंट पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे पानी, कांच, हवा इत्यादि। मतलब पानी और कांच में क्या होते हैं, और हवा में प्रकाश जो आते हैं पूरा का पूरा आर पार कर जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। ठीक है, समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट आता है आपका पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट पदार्थ किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं उसे ही पारभासी पदार्थ या ट्रांसलूसेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे में आप देख सकते हैं तेल लगा कागज, बैलून की रबड़, दूध, रक्त, कुहासा इत्यादि। मतलब क्या कि जैसे आप तेल लगा कागज में अगर दूसरी तरफ से टॉर्च को जलाएंगे तो उसके दूसरी तरफ टॉर्च का लाइट का प्रकाश पूरा उस साइड मतलब दूसरी तरफ नहीं जा पाता है, मतलब कुछ ही भाग जाता है। तो ऐसे ऐसे जो भी एग्जाम्पल्स है वो सारे किस में चले जाते हैं, परिभाषी यानी ट्रांसलूसेंट पदार्थ में चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है अपारदर्शी। इसको हम लोग इंग्लिश में बात कर ले तो ओपेक्यू। परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें अपने में से होकर नहीं जाने देते हैं उसे ही अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। मतलब क्या कि जो भी प्रकाश है इसको पार नहीं कर पाएगा, कुछ भी भाग पार नहीं करेगा, उसे ही हम लोग अपारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं ईंट, पत्थर, लोहा, पेंट, अलकतरा, धातु की कोई भी प्लेट। ठीक है, ये जितने भी एग्जाम्पल्स है इस सभी को सूर्य का प्रकाश से कोई भी प्रकाश पार करने वाला नहीं है, तो जिससे पार नहीं कर पाता है उसी को हम लोग बोलते हैं अपारदर्शी पदार्थ। तो यहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 5 नंबर। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसका परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस लौटने की प्रक्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे इधर से कोई प्रकाश आ रहा है, ठीक है, और दर्पण से टकराया, टकराने के बाद उसी के दिशा में क्या हो गया, प्रकाश वापस चला गया। इसी क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसका यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। इधर वाला आपतित किरण है, यहाँ पे आपतन बिंदु है, इधर वाला परावर्तित, तीनों का कोण क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, और चलिए दूसरा का क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन के 2 ही नियम होते हैं जो कि 1 नंबर और 2 नंबर समझ चुके होंगे। ठीक है, आपतन कोण क्या होते हैं, परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आता है आपका 6 नंबर। तो 6 नंबर आपका लिखा है प्रकाश का नियम। तो इसका इंग्लिश होता है रूल ऑफ लाइट। ठीक है,
इसका परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर बिना जिन नियमों का पालन करती है उसे ही प्रकाश का नियम कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे प्रकाश का नियम, सतह का नाम है समतल दर्पण। ठीक है, इस वाला जो भाग जा रहा है ये वाला हो गया आपतित, इधर जो वापस रिटर्न हो गया ये हो गया परावर्तित। ठीक है, जो इधर जो सामने सामने दिखाई दे रहा है जो ओ एन है ये आपका हो गया अभिलंब। ठीक है, अभिलंब। ठीक है, जिस बिंदु पर टकराया उस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। ठीक है, और जो रंगा हुआ भाग है वो आपका हो गया समतल दर्पण। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो मतलब कि अभिलंब से एक ही तरफ की जो कोण बनेगा उस कोण को बोलेंगे आपतन कोण। ठीक है, और इसके दूसरे साइड में जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे परावर्तन कोण। इस इधर वाले को आपतन कोण और इस साइड वाले को परावर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो इस सभी का परिभाषा आप इस तरह से देंगे। ठीक है, पहला स्टेप में आता है आपका आपतित किरण यानी इंसिडेंस रे। इसका परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को ही आपतित किरण कहते हैं। इधर से गया तो जो इधर गया तो उसे आपतित किरण कहेंगे। जैसे में ए से ओ क्या है? आपतित किरण। ठीक है, यहाँ से आप समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट आपका आता है आपतन बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट का परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं कि जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे ही आपतन बिंदु कहते हैं। मतलब ये बिंदु, ये जो आपतित किरण जहाँ पे टकराया तो ये जो टकराने वाला जो भाग है ये वाला, इसी को क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे में वो क्या है? आपका आपतन बिंदु है। ठीक है, नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर आता है परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इसका परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में वापस लौट गई किरण को ही परावर्तित किरण कहते हैं। कहने का मतलब हो कि जहां से आपतित किरण गया यहाँ पे क्या हो गया? टकराया, टकराने के बाद उसी के माध्यम में क्या हो गया? वापस लौट गया। तो जो वापस लौटता है उसी क्रिया को ही, उसी को ही परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे ओ से बी क्या है? जैसे ओ से बी क्या है? आपका परावर्तित किरण है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है अविलंब यानी इसको इंग्लिश में बात कर ले तो नॉर्मल होता है। ठीक है, इसका परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि समतल सतह से किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को ही उस बिंदु का अविलंब कहते हैं। मतलब समतल दर्पण पर जो इधर गया और इस पे जो सीधा सीधी जो लंब खींचा जाएगा उसी लंब को क्या बोलते हैं? अविलंब कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं बात कर ले तो ओ पर कौन सा लंब खींचा गया है? ओ एन। तो ओ पर क्या है? ओ एन अभिलंब है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसकी बात कर ले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसी को ही आपतन कोण कहते हैं। मतलब इधर वाले जो हो गया आपतित किरण, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपतन कोण, यहाँ पे वो जो है आपतन कोण, नीचे की तरफ क्या है? अभिलंब। इनके बीच में मतलब इस ए ओ एन के बीच में जो कोण बनेगा उसी कोण को क्या बोलेंगे? आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसका परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं कि परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसी कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। मतलब एन ओ बी के बीच का जो कोण बनेगा उसी कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ इसको आप समझ चुके होंगे। इस भाग को समतल दर्पण, इस वाले को आपतित किरण, जो पॉजिटिव रिटर्न चला गया उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। ठीक है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के जो बीच में कोण बनेगा उस कोण को परावर्तन कोण बोलेंगे। ठीक है, आपतित किरण और आपतन बिंदु और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको आपतन कोण बोलेंगे। ठीक है, इसको आप समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट आता है आपका 7 नंबर। तो 7 नंबर की बात कर ले तो प्रतिबिंब लिखा गया, इसका इंग्लिश में इमेज बोलते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो है वास्तविक प्रतिबिंब, इसे इंग्लिश में रियल इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं कि जिस बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे ही वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज। तो इसका परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं
कि जिस बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे ही आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, यानी वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, इसका ठीक अपोजिट, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका आता है 8 नंबर, समतल दर्पण, इसे बोलते हैं प्लेन मिरर। ठीक है, इसकी बात कर ले तो जो कोई भी हम लोग किसी भी दर्पण में अपना फेस देखते हैं, चेहरा देखते हैं, वे सारे दर्पण क्या होते हैं, आपका समतल दर्पण होते हैं। ठीक है, जो समान आकार के समान आकृति के दिखाते हैं उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, इसमें होता है क्या है कि वस्तु की दूरी बराबर क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी, दोनों के आपस की दूरी क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है। ठीक है, तो इसमें आपका आता है जो है पार्श्विक परिवर्तन, यानी लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन की परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं कि जब हम लोग अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब हर तरह से हमारे सामान्य होती है। ठीक है, लेकिन दर्पण में का जो प्रतिबिंब हम लोग देखते हैं अगर उससे ध्यान से देखेंगे तो हम लोग का जो दाहिना भाग हम लोग उठाते हैं उसका कौन सा भाग उठता है, बाएं वाला भाग। ठीक है, लेकिन हम लोग को देखने में क्या होती है, मतलब पता ही नहीं चलता है कि हम जो उठा रहे हैं सिर्फ उसका वही उठ रहा है, लेकिन उसके तरफ से देखा है तो हम लोग दायां उठाते हैं तो प्रतिबिंब का बायां उठता है। ठीक है, जब हम लोग बायां उठाते हैं तो प्रतिबिंब का दायां भाग उठता है। ठीक है, इसी क्रिया को ही पार्श्विक परिवर्तन यानी लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तो समझ चुके होंगे। चलिए इसके बाद आता है इसका विशेषता की बात कर ले तो निम्नलिखित विशेषताएं हैं कि प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब दर्पण से हमेशा पीछे बनता है, जब हम लोग दर्पण के सामने जाते हैं तो उसका प्रतिबिंब उसका पीछे बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, यह आभासी होता है। ठीक है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में और बात कर ले तो प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछा बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इतना समझ में आ चुका होगा। तो बाकी का जो बचा है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो भी प्रश्न बचे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोग उस भाग को नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। ओके, बाय।